sometimes it will help after 6 years after completion of the study. So I think we have with us Suryakant Sharma, and he will guide students, professors, and participants how to earn more and to become a Swavalambi, independent in respect of finance. So thank you, V.D. Patel sir. I appreciate the efforts of Professor V.D. Patel and Dr. D.B. Jani for planning and coordination of this webinar. So I hand over to V.D. Patel. Thank you. Thank you very much, sir. Now we have with us Suryakant Sharma, sir. Sir is a commerce graduate, and sir has completed master in law, specialization in corporate law. Sir is chartered associate of IIBF. Sir has 35 years of vast experience in banking and finance, as well as security market. Sir has served in different position at different institution. Sir has also served Finance Service, Ministry of Finance, Government of India, and finally in SEBI. Sir joined SEBI in 2003 and served more than for 16 years. Sir has is also working as a senior consultant, and since May 2019, all over India, more than 700 investor awareness program and webinar sir has conducted. So on behalf of Government Engineering College, Palanpur, I welcome all of you as well as Suryakant Sharma sir. And now I hand over this session to Suryakant Sharma sir. Please, sir. Thank you, Dr. K.V. Judal. Thank you, Mr. Patel. Thank you, Mr. Jani. Thank you, other core members of the coordinating committee of this program. Namaskar, Judal sahab. And Namaskar, नमस्कार पटेल साहब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे हम? हाँ, यस सर, यस पटेल साहब, ठीक है? ठीक है सर। या मैं हिंदी में बात करूं? जैसा आप बोलेंगे वैसे बात करेंगे। हाँ, दैट इज बेटर। यस सर, इन हिंदी में बात करें जुड़ाल साहब? यस सर, सही, हिंदी सही रहेगा। वी आर इंडियन, हिंदी सही है। एग्जैक्टली मैं भी मेरे प्रोग्राम्स में यही कहता हूं कि हम अंग्रेजी में बात क्यों करें। अंग्रेजों को गए हुए 70 साल हो गए पटेल साहब, लेकिन अभी भी हम उनकी लिखती पीटे जा रहे हैं। अपने देश की भाषा से अपनी गरिमा बनती है। और आपको पता होना चाहिए, जुड़ाल साहब जरूर जानते हैं, दुनिया के ज्यादातर देश अपनी भाषा में काम करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। हमें कोई इंफिनिटी नहीं अपनी भाषा में बात करने में। ऑफ कोर्स गुजराती रीजनल लैंग्वेज है, आपकी जैसे गुजराती आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ उड़िया में कंफर्टेबल होंगे, कुछ तमिल में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर हिंदी में हम एटलीस्ट हिंदी समझते हैं ज्यादातर लोग। साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़कर, वो भी पॉलिटिकल इशू ज्यादा है वहां, जनरल पब्लिक वहां हिंदी समझती है। मैं चेन्नई में बहुत गया हूँ, कर्नाटका में गया हूँ, आंध्रा में गया हूँ, सब लोग हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, समझते तो जरूर है। यस तो मैं जुड़ाल साहब का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे पहले कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और पटेल साहब का कि उन्होंने आज का प्रोग्राम आपके कॉलेज में रखा है। और जुड़ाल साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली आज के कार्यक्रम के बारे में। लेकिन एक बात मैं आप सबको कह देना चाहता हूं, मेरा जो आज का कार्यक्रम है वो केवल आपके स्टूडेंट्स और आपके फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। यस। और जो पर्पज है उसका जुड़ाल साहब ने बहुत अच्छी तरह पर्पज भी बता दिया, और मैं फिर दोबारा रीडिफाइन करना चाहता हूं। जिंदगी में हमें पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बार बार पैसा चाहिए। और पटेल साहब, कुछ काम जिंदगी में पैसे से ही होते हैं। यस सर। बहुत काम बिगर पैसे, और आप तो गुजरात से आते हैं, गुजरातियों को पैसे के बारे में बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। यस आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं पैसे के महत्व को। और नेटवर्क इशू।
ये बताता है कि जिंदगी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा आप सभी जानते हैं, पैसा हमारे पास कहां से आता है पटेल साहब? पैसा आता है जो आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी बहुत जल्दी काम करने लगेंगे, तो उनके पास यार नेटवर्क में इश्यू हो गई हो जब्बर आवाज नहीं होगी। आता है। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि पैसे जो हमारे पास आता है, पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो जाता है? हमारे रेगुलर एक्सपेंसेज में खर्च हो जाता है। राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, और बहुत चीजें हैं, बिल्स हैं, इनमें हमारा पैसा चला जाता है। लेकिन जो पटेल साहब, एक बात आप जरूर जानते होंगे, हम भारतीयों के खून में एक विशेष बात है, दैट इज यूनिक टू अवर ब्लड। और वो बात है पटेल साहब, हर भारतीय और हर भारतीय परिवार, चाहे वो कितना भी पैसा कमाए, चाहे उसकी ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खर्च, और जो पैसा हम खर्च नहीं करते हैं उसको हम बचत कहते हैं, उसको हम सेविंग्स कहते हैं। और हम, पटेल साहब, आपको शायद पता होना चाहिए, फक्र होना चाहिए आपको, वी इंडियंस आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बचाने वाली कौमों में हम शुमार हैं। पटेल साहब, आपने अपनी माँ को देखा होगा, अपनी आपकी पत्नी को देखा होगा, आपकी दादी को देखा होगा, किस तरह से 2-2 4-4 रुपए वो पैसा बचाती है। और एक एक वाकया आपको जरूर याद होगा पटेल साहब, जब मोदी साहब ने अचानक 2016 आपके घर की महिलाओं के किचन के डिब्बों से पैसा निकला था। और इतना पैसा निकला था कि मोदी साहब को कहना पड़ा कि कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए तक आप पैसा अगर आपके पास है तो बैंक में जमा करा दीजिए, हम कोई इंक्वायर नहीं करेंगे। और वो इसलिए कहना पड़ा कि हम सब पैसा बचाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती पटेल साहब हम करते आए हैं। पता नहीं आपने की है नहीं की है, मैंने की है, इसलिए आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। हम पैसा बचाकर पैसा घर में रखते थे, कुल्हड़ में डाल के नीचे दबा दिया, बक्से में दबा दिया, या ज्यादा बहुत किया तो बैंक में डाल दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी। पैसा बचाकर घर में रखना और पैसा बचाकर बचत खाते में छोड़ देना पटेल साहब, ये बहुत गलत बात है। और मैं तो इसे यहां तक बोलूंगा, ये अपराध है, ये क्राइम है। और ये क्राइम आप अपने साथ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, और अपने देश के साथ भी कर रहे हैं। तो पैसा बचाकर घर में रखना एक अच्छी बात नहीं है, नुकसान का सौदा है। और आप तो गुजराती हैं, गुजराती नुकसान नफा में बहुत ज्यादा पारंगत है, एफिशिएंट है। तो आप ये जानते हैं जो नुकसान का सौदा है वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? जो पैसा हम बचा रहे हैं उसको कहीं लगाना चाहिए। और बच्चों को मैं 3 बातें, छोटी छोटी बातें बचत के बारे में जरूर जुदाल साहब आपके बच्चों को कहना चाहता हूं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से आप कोई नौकरी चालू करो, बिजनेस चालू करो, प्रोफेशन चालू करो, पैसा कमाना चालू करो, उस महीने से ही पैसा बचाना चालू करो। यू शुड स्टार्ट सेविंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। और कभी भी ये मत सोचो 500 रुपए बचा लूंगा तो क्या होगा, 1000 रुपए बच जाएंगे तो क्या होगा। ये 500 और 1000 रुपए ही लाखों रुपए बनने वाले हैं पटेल साहब आगे जाकर। इसलिए पैसा शुरू से बचाइए, पहली बात। दूसरा, पैसा लगातार बचाइए, हर महीना पैसा बचाना है।
उसमें कैजुअल नहीं होना है, कर दिया फिर 6 महीने बाद याद आ गया, नहीं, वो गलत बात है। हर महीना पैसा बचाइए। हाँ, परिस्थितियां बदलती रहती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर महीने आपको पैसा बचाना है। और तीसरी आखिरी बात बचत के बारे में आपके बच्चों को कहना चाहता हूं पटेल साहब, जब जब आपकी आमदनी बढ़ती है अपनी बचत भी बढ़ाइए। जुड़ाल साहब आपको हर साल इंक्रीमेंट देते होंगे, आपका डीए भी बढ़ता होगा, हमारी सैलरी बढ़ती है, हाँ महंगाई भी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन अपनी आमदनी बढ़ने के साथ साथ हमें बचत भी बढ़ानी है। ये 3 बातें बच्चों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो ये जो गलतियां हमने की हैं वो अगर हम बता रहे हैं और उस गलतियों से आप सीखते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो फिर अगली बात आती है पैसा का क्या करें। पटेल साहब उसका एक ही आंसर है, पैसे को कहीं लगाइए। प्लीज डिप्लॉय योर मनी इन सम प्रोडक्ट। अपने पैसे को कहीं लगाइए। और पैसे को कहीं लगाने के प्रोसेस को जुलाल साहब जानते हैं, उसे हम निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और पटेल साहब हमारा हम भारतीय बहुत अच्छे बचत करता है, सेवर हैं, बट वी आर द वर्स्ट इन्वेस्टर्स। हम पैसा लगाने में सबसे बुरे हैं, बचाने में सबसे आगे हैं, लेकिन पैसा लगाने में हम सबसे बुरे हैं। हम वी आर नॉट ए बैड गुड इन्वेस्टर। और अब टाइम आ गया पटेल साहब जब हम बच्चों को ये आशीर्वाद दें, जुलाल साहब और आप जैसे सीनियर लोग बच्चों को ये समझाएं, पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है पैसे को कहीं लगाना, पैसे को इन्वेस्ट करना। क्योंकि इन्वेस्ट से ही आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देगा। द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी सिंपल जुड़ाल साहब, योर मनी शुड अर्न मनी फॉर यू। आपका Yes, sir. पैसा आपको पैसा कमा कर दे, यही इन्वेस्टमेंट का पर्पज है। और जब तक हमारा पैसा हमें पैसा कमा कर नहीं देगा तब तक बचत करना और उसको इन्वेस्ट करना बेकार है। लेकिन जुलाल साहब हमारे टाइम भी हम इतने समझदार तो नहीं थे, बच्चों जी आपकी जितने बच्चे हैं आजकल, लेकिन इतने पागल भी नहीं थे, थोड़े से समझदारी हमें भी थी। हमने पैसा बचाया, हमने पैसा कहीं लगाया भी, लेकिन फिर भी केवल हमने पैसा इकट्ठा किया। वी वर सिंपली अक्मुलेटेड मनी जुलाल साहब, वी डिडंट क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ आवर मनी। Yes, हमने yes, अपने yes. पैसे से पैसा नहीं बनाया, ये बहुत बड़ी गलती हमने की थी। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पैसा इकट्ठा करना और पैसे से पैसा बनाना। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके बच्चों को समझाना चाहता हूं। और वो उदाहरण मैं पटेल साहब का ही लेना चाहता हूं। मान लीजिए पटेल साहब आपके पास 1 लाख रुपया है। अब जुड़ाल साहब पटेल साहब नाराज भी हो सकते हैं कि मेरे पास आप 1 लाख रुपया कह रहे हैं, बहुत पैसा है, आप 1 लाख ही क्यों बोल रहे हैं। मैं केवल उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि Yes, sir. Yes. मान लीजिए आप 1 लाख रुपया आपके पास है और आप 1 लाख रुपया किसी अजब बैंक में एफडी करवाते हैं, और बैंक वाला कहता है आपको हम 6% ब्याज देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। अब आप समझिए युवराज साहब कि आप 1 लाख की एफडी करवा रहे हैं और बैंक वाला आपको ये कह रहा है कि आपको 6% ब्याज देंगे, और आपने 1 लाख की एफडी करवा दी। 1 साल बाद जब मैं और जुड़ाल साहब पटेल साहब से मिलते हैं और पूछते हैं पटेल साहब आपके वो एफडी का क्या बना, पटेल साहब तो बड़े खुश हैं। इनका उत्तर होगा बैंक ने मुझे 6,000 रुपया ब्याज दिया है और मेरा 1 लाख वापस कर दिया। क्यों जुड़ाल साहब, यही बात होगी ना, यही Yes, yes, आपका sir. आंसर होगा कि एक Yes, yes. 6,000 रुपया मुझे बैंक ने दिया है ब्याज का, 1 लाख वापस कर दिया। और पटेल साहब बड़े खुश हैं, दोस्तों में पार्टी कर रहे हैं, घर में मिठाई बांट रहे हैं। क्यों? 6,000 रुपये का फायदा हुआ है, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। लेकिन पटेल साहब आप गलत हैं। और मैं यही बात बच्चों को आपके उदाहरण देकर बच्चों को समझाना चाहता हूं कि पटेल साहब का सोच ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? 2 कारण से जुड़ाल साहब। पहला और सबसे बड़ा कारण है, इस 1 साल में जब जो पटेल साहब ने अपना पैसा बैंक को दिया, एक बात और रोज रोज होती गई पटेल साहब, और वो होती गई महंगाई बढ़ती गई, इन्फ्लेशन, महंगाई रोज रोज बढ़ती गई। और महंगाई के मतलब ये है चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की कीमतें बढ़ना ही महंगाई है। यही तो इन्फ्लेशन है जुड़ाल साहब। तो महंगाई बढ़ती गई। मान लेते हैं 1 साल में महंगाई 5% बढ़ी जुड़ाल साहब, इसके मायने क्या हुआ
कि Yes, पिछले sir. साल अगर पटेल साहब एफडी नहीं करवाते और 1 लाख रुपए से कोई सामान ले लेते, तो पटेल साहब आप बताइए, क्या 1 साल बाद आपको वही चीजें, वही वस्तुएं, वही सेवाएं 1 लाख रुपए में मिलेगी? हम सब नहीं जानते मिल हैं सकती। नहीं मिलेगी, हम सब जानते हैं। क्यों? कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए उनकी कीमतें भी बढ़ गई है। तो अगर 5% महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें आपको पिछले साल 1 लाख रुपए में मिल रही थी, आपने नहीं ली और बैंक में एफडी करवा दी, उन्हीं चीजों के लिए 1 साल बाद आपको 1,05,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब आप देखिए पटेल साहब, आप बड़े खुश थे जब 6,000 रुपये मिला, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है जुडाल साहब, 6,000 में से 5,000 महंगाई खा गई। 6,000 में से 5,000 तो महंगाई खा, ज्यादा हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हम बड़े खुश रहते हैं हमें 6,000 मिला है। लेकिन ईमानदारी से अगर आप देखिए तो 6,000 में से 5,000 महंगाई खा गई। फिर भी पटेल साहब कह रहे हैं जुडाल साहब, कोई बात नहीं साहब, 5,000 महंगाई खा गई, अभी भी 1,000 तो मेरे पास बचा हुआ है। नहीं, एक और परेशानी है पटेल साहब, और वो परेशानी ये है, सरकार ज्यादातर इन्वेस्टमेंट की रिटर्न पर टैक्स लेती है। ऐसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है जिनमें टैक्स नहीं लेती, वो आगे बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर में टैक्स लेती है। और एफडी के बारे में जुजाल साहब रूल बड़ा क्लियर है, जितना एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है पटेल साहब, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, और आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम में जोड़ना पड़ेगा, और जिस स्लैब में आप आते हैं उतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं, कंजर्वेटिवली बात कर रहा हूं, कि पटेल साहब 20% ब्रैकेट में आते हैं, वो नहीं आते मुझे पता, 30% ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन कंजर्वेटिवली मान लेते हैं वो 20% ब्रैकेट में आते हैं, तो 6,000 पे आपको 20% टैक्स भी देना पड़ेगा। पटेल 1200 साहब रुपये। कितना हो गया? 1,200 1200। रुपए। तो अब आप देखिए, बड़े खुश थे जब 6,000 मिले, लेकिन 6,000 में से 5,000 महंगाई खा गई, 1,200 टैक्स वाले ले गए। जुड़ाल साहब कुछ बचा इनकी पटेल साहब के पास? कुछ नहीं, यस, कुछ नहीं बचा। 200 कैपिटल में से माइनस हुआ। 200 रुपए जेब से और चले गए सर। यही ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों के साथ होता है। हम पैसा भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां ना इन्फ्लेशन बीट होता है, न और टैक्स और देना पड़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कुछ रियल रिटर्न नहीं मिले, और रियल रिटर्न की परिभाषा यही है, रियल रिटर्न इक्वल टू नोशनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स लायबिलिटी। जो आपको मिला उसमें से महंगाई घटा दीजिए कितनी बड़ी है, टैक्स घटा दीजिए कितना बड़ा है, अगर फिर कुछ बचता है पटेल साहब, वही आपकी रियल इनकम है इन्वेस्टमेंट से। लेकिन हम पागल तो नहीं थे जुड़ाल साहब, क्या कारण था कि हम ज्यादातर लोग रियल इनकम नहीं कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से, हम केवल पैसा इकट्ठे करते? क्या कारण था? वो कारण था, और पटेल साहब आप जानते हैं वो कारण कहाँ था, हमारे दिमाग में बहुत गहरे में बैठा हुआ था। और वो कारण क्या था पटेल साहब? मुझे रिस्क नहीं लेनी है, मुझे मुझे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करना है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना है। ये बड़े साफ हमारी धारणा थी। हम रिस्क के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे, बात सुनते ही नहीं थे। सबसे पहले हमारा एक ही प्रश्न होता था, भाई जहां मैं पैसा लगा रहा हूं मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा? अगर कोई कह दे साहब थोड़ी सी तो रिस्क है, भाई चैप्टर खत्म, मुझे बात ही नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी गलती हमने की है, मैं मानता हूं गलती की है पटेल साहब, और इसलिए गलती की है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। आप चाहे समझे चाहे ना आप समझे, माने चाहे ना माने, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। कुछ भारत सरकार की योजनाओं को छोड़कर सब में रिस्क है। हाँ, कहीं ज्यादा रिस्क है, कहीं थोड़ा ज्यादा रिस्क है, कहीं बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन रिस्क है। तो पहली बात जुडाल साहब मैं आपके बच्चों को कहना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जब एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अगले रिस्क को कैसे मिनिमाइज करूं, रिस्क को कैसे मैनेज करूं, उसका एक तरीका है। और वो तरीका ये है, रिस्क को मैनेज करने का जुडाल साहब एक तरीका है, एक छोटा सा 2 शब्दों का फार्मूला मैं आपके बच्चों को देना चाहता हूं। बच्चे चाहें तो लिख भी सकते हैं। सोचकर समझकर निवेश कर, थिंक, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट। मैंने केवल 2 शब्द बोले हैं पटेल साहब। पहला शब्द बोला है सोचकर। क्या सोचना है?
दो बातें आपको अपने बारे में सोचनी है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कितनी जोखिम ले सकता हूं, मेरी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, व्हाट इज माई रिस्क एपिटाइट। और पटेल साहब, हर आदमी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। आपकी अलग है, रितेश कुमार जी की अलग है, प्रिंसिपल साहब की अलग है, वेदांत जी की अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग अलग है। क्यों? हमारी आमदनी अलग अलग है प्रिंसिपल सर, और उससे ज्यादा हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग अलग है। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार। लेकिन जुड़ाल साहब, एक गलती हम सब करते हैं, हमारे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट भेड़ चाल में होते हैं। आपका भाई लगा रहा है, आपने भी वहां लगा दिया। आपका दोस्त लगा रहा है, आपने भी वहां इन्वेस्ट कर दिया। आपका कोई कलीग कहीं पैसा लगा रहा है, हमने भी वहां लगा दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भाई की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, आपके दोस्त की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, आपके कलीग की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है। इसलिए कभी भी दूसरे को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, केवल अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इसलिए है कि अगर कोई वो गलती कर, पास 30-40 साल का समय बाकी है। लेकिन जुड़ाल साहब, अनफॉर्चुनेटली वो लग्जरी अब मेरे पास नहीं है। मैं 60 पार कर चुका हूं, और अब मेरी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए सीधा संबंध आपकी उम्र से है। इफ यू आर यंग, यू कैन टेक हाई रिस्क, और रादर आई विल से यू शुड टेक हाई रिस्क। आपको रिस्क लेना चाहिए पूरा। ये नहीं कि आप 100% इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपके लिए संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं है कि आपने रिस्क लिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपके रिटर्न की। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को आकलन कीजिए, एनालाइज कीजिए, और फिर उसमें अगर जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही उसमें डियर पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू स्पीकर की तरफ से है, और वो विद इन 1 to 2 minutes में वो ज्वाइन कर लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज कोऑपरेट प्लीज। Okay, I request participants to stay online. He will join soon. तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. We are getting, Thank you, getting Patel it. साहब। तो सर दूसरी प्लीज बात, ऑन वीडियो, सर प्लीज ऑन वीडियो। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं
कि आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जब जब आपको पैसे की आवश्यकता हो तब तब आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। और पटेल साहब, हमें जिंदगी में बहुत बार पैसे की आवश्यकता होगी, हमें जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं जहां बहुत पैसा चाहिए। अगर शादी नहीं हुई तो शादी के लिए पैसा चाहिए, शादी हो गई तो घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, घर बना लिया तो एक अच्छी गाड़ी लेनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर एक और नई बात पटेल साहब आजकल हमारे समाज में हो रही है, पहले नहीं थी लेकिन नई जनरेशन में हो रही है जुड़ाल साहब, देश विदेश में घूमना है, दुनिया में घूमना है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। फिर एक और बहुत बड़ी बात पटेल साहब हम सबकी जिंदगी में आती है, वो ये है अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन फॉर द किड्स, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को बेहतर से बेहतर हायर एजुकेशन मिले, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे, लेकिन उसके लिए पैसा तो बहुत चाहिए। फिर अगर बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है पटेल साहब, तो फिर किसके लिए पैसा चाहिए? बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, और आखिरी में एक और बात के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। जुड़ाल साहब बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको गवर्नमेंट की पेंशन मिलेगी, लेकिन साहब जो Yes, नई sir. पीढ़ी आई है आजकल उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अब नॉर्मल जो नई पीढ़ी है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। और एक बात यहां मैं और कह दूं पटेल साहब, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे इंडियंस की एवरेज एज 47 ईयर्स थी, जो आज बढ़कर 71 ईयर्स हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद भी 15, 20, 25 साल आपको जीना है, लेकिन जीने के लिए पैसा तो चाहिए सर, और बहुत पैसा चाहिए। इसलिए इन सब बड़ी बातों के लिए हमें जब जब पैसा चाहिए तब तक मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए। यही इन्वेस्टमेंट की सक्सेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब ये कैसे हम इंश्योर करें कि जब जब मुझे पैसा चाहिए मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए पटेल साहब, उसकी एक छोटी सी बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। हर आदमी को अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। और पटेल साहब, फाइनेंशियल प्लान बनाना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सीएफए नहीं चाहिए, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, हर आदमी अपना फाइनेंशियल प्लान बना सकता है। मैं पटेल साहब को कह सकता हूं आप कैसे बना सकते हैं अपना फाइनेंशियल प्लान, और उनके द्वारा मैं बच्चों को भी समझाना चाहता हूं। पटेल साहब, अगले संडे को घर में बैठ जाइए, सारे फैमिली को इकट्ठा कर लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, पेपर में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए आपको जिंदगी में क्या क्या बड़े काम करने हैं, व्हाट आर द माइलस्टोन्स इन योर लाइफ। शादी हो गई, बात खत्म हुई, अब घर बन गया, बात खत्म हुई। जो जो करने हैं, जो हो गए उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैरिज से। लेकिन जैसे आपके केस में जो जो हो गए उन्हें भूल जाइए, आगे क्या क्या करना है इसको पहले कॉलम में लिख लीजिए। दूसरे कॉलम में लिखिए कब कब होंगे, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। और तीसरे कॉलम में लिखिए हर काम के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। मैं केवल 2 बातें आपको यहां कहना चाहता हूं पटेल साहब। पटेल साहब, आपको पता है आजकल बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए की डिग्री 2 साल की अगर रेगुलर लेनी हो तो कितना खर्चा आ जाता है? करीब करीब 20 लाख, 15-20 लाख खर्चा आ जाता है, करीब करीब। More than 20 lakhs. More than that. सर ये आज आ रहा है मोर देन 20 लैक्स, लेकिन जो आज 30 साल का आदमी है, जब उसके बच्चे 25 साल बाद एमबीए करने जाएंगे जुड़ाल साहब, वही एमबीए की डिग्री 25 साल बाद कम से कम 2 करोड़ रुपए में मिलेगी, महंगाई की वजह से। ये बात हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम कहते हैं भगवान करेगा, जब पैदा किया तो भगवान सब कुछ करेगा, हम भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी कड़वी बात पटेल साहब कहना चाहता हूं, भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया, भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया है, बाकी लड़ाई हमें यहाँ खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी यहाँ। तो 2 करोड़ रुपए एक बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, और अगर 2 बच्चे भी हैं तो 4 करोड़ रुपया केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं पटेल साहब, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, एक मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं, मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप कह रहे हैं
कि मेरा घर का खर्चा मैं 30,000 रुपए में मैनेज कर लेता हूँ, नॉर्मल मंथली एक्सपेंसेस। पटेल साहब, आज आप कह रहे हैं 30 साल की उम्र में, जब आप 30 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे, आप कभी आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा, जो घर का खर्चा 30,000 रुपए में चल रहा है जुडाल साहब, उसी घर खर्च के लिए 30 साल बाद कम से कम 2 लाख रुपया हर महीना चाहिए, महंगाई की वजह से। ये बातें हम सोचते नहीं है, लेकिन ये आपको, ये कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, आपको ये बातें सोचनी चाहिए। तो 2 लाख का मतलब करीब करीब 25 लाख रुपया साल में चाहिए आपको रिटायरमेंट की जिंदगी का पहला साल जीने के लिए। और एक नुकसान और हो जाएगा जुड़ाल साहब, जो आपको सैलरी देते थे वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप रिटायर हो गए। तो पैसा कहां से आएगा? 25 लाख रुपया कहां से आएगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चालू करना पड़ेगा। जरूर मैं बच्चों को भी ये बात कहना चाहता हूं, पहले महीने से ही कुछ रुपया जरूर अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चालू कर दीजिए और उसको इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। और ये जो हमने चार्ट बनाया है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, पटेल साहब, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। और मेरा अपना मानना है जुड़ाल साहब, हर व्यक्ति को अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। एवरीबॉडी मस्ट हैव हिज फाइनेंशियल प्लान। और फाइनेंशियल प्लान, फिर दोबारा बोल रहा हूं, रॉकेट साइंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान काम है। आप भी घर में बैठ के अपना फाइनेंशियल प्लान बना लेंगे। और फाइनेंशियल प्लान बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है पटेल साहब, अब आपके सामने पिक्चर ब्रॉडली क्लियर है, कब कब मुझे किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं जुड़ाल साहब कि जिस आदमी के गोल्स क्लियर होते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल गोल्स, वो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो आपको गोल डिफाइन कर लिया आपने। मुझे 5 साल बाद घर बनाना है, 50 लाख रुपए चाहिए, इकट्ठा करना है, लोन मिल लूंगा वो अलग बात है। गाड़ी लेनी है 15 लाख की 8 साल बाद में, मुझे पैसा जोड़ना चालू करना है गाड़ी के लिए। बच्चों की पढ़ाई करवानी है, 25 साल बाद बच्चे फॉरेन पढ़ने जाएंगे या बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे, अभी से पैसा जोड़ना चालू कीजिए। बच्चों की शादी करनी है, अभी से जोड़ना चालू कीजिए। अपने रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है, अभी से चालू कीजिए। तो आप जब आप फाइनेंशियल प्लान बना लेंगे, तो आपके सामने आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हो जाएंगे। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं पटेल साहब, जिस आदमी के फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, वो और मेहनत से पैसा बचाएंगे, वो और मेहनत करके पैसे को अच्छी जगह लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे। और मैं तो मजाक में एक बात कहता हूं पटेल साहब, फाइनेंशियल प्लान बना के उसको फ्रेम करके ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। रोज सुबह उठ के जब भगवान को नमस्कार करते हैं, फाइनेंशियल प्लान को भी नमस्कार कर लीजिए। रोज देखिए जो मुझे कब कब कितना कितना पैसा चाहिए, उसके लिए मैंने कल क्या किया, कल के दिन में मैंने कितनी कोशिश की। हर 6 महीने में, हर साल में देखते रहिए कि जो मुझे करना था वो कर पाया, नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो और ज्यादा मेहनत करूंगा, उस तरफ ध्यान दूंगा मैं। और इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपको, एक दुनिया का 8वां आश्चर्य है जुदाल साहब, और उसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ी बात को 8वां आश्चर्य नहीं है, सही है, ये 8वां आश्चर्य है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पटेल साहब क्या है? अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो आपको अपने आप से केवल एक वादा करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा, एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, किसी दूसरे से नहीं पटेल साहब, अपने आप से करना पड़ेगा। और वो ये होगा कि जब जब मैं पैसा बचाकर इन्वेस्ट करूंगा और उस पर रिटर्न आएगा, नेचुरली, आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, परसों नहीं 5 साल बाद आएगा, रिटर्न मिलना चालू होगा। जब जब मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, चाहे रिटर्न 50 रुपया हो, चाहे रिटर्न 500 रुपया हो, चाहे रिटर्न 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, उस रिटर्न को कभी भी मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, खर्च नहीं करूंगा, उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। और ये एक बार नहीं करूंगा, अगले 15-20 साल तक लगातार करता रहूंगा। पटेल साहब, ये हाँ करना बड़ा आसान है, हाँ हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
मान लीजिए पटेल साहब 5 साल बाद आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख का फायदा हुआ। अब आपने कमिटमेंट कर रखा है कि मैं तो इसको रीइन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पूरा परिवार पटेल साहब आपके पीछे पड़ जाएगा, अरे 5 लाख का फायदा हुआ है, स्विट्जरलैंड ही चलेंगे अब तो। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। लेकिन उस टाइम ही आपको बड़ा क्लियर करना पड़ेगा फैमिली को, नहीं ये 5 लाख री इन्वेस्ट ही होंगे, हम स्विट्जरलैंड चलेंगे उसके लिए अलग से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये 5 लाख री इन्वेस्ट ही होंगे, और एक बार नहीं होंगे, हर बार होंगे, लगातार होंगे, 15-20 साल तक होंगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया पटेल साहब, और करना ही चाहिए, मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, करना ही चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते 15-20 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा। लेकिन इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट नीड्स योर पेशेंस। इन्वेस्टमेंट में आपकी पेशेंस चाहिए, ये कोई बटन दबाने वाला काम नहीं है, बटन दबाया आपके पास पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट फायदा हो गया, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम। इन फॉर इन्वेस्टमेंट सक्सेस यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अपना अपना समय दीजिए इन्वेस्टमेंट को, उसको ग्रो करने के लिए समय दीजिए। इन्वेस्टमेंट विल ऑटोमेटिकली ग्रो by virtue of multiplying, by virtue of power of compounding, but it will take time. It is not possible that your money will multiply in 1 or 2 or 3 years. No, बिल्कुल नहीं होगी। और होगी, कुछ लोग बदमाश हमारे समाज में बैठे हैं, आपके पास आएंगे पॉन्जी स्कीम लेकर, चिट फंड लेकर, आपका पैसा 4 साल में डबल कर देंगे। दे आर ऑल फ्रॉड्स। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, वो सब फ्रॉड हैं। कोई आपका पैसा 3-4 साल में डबल नहीं कर सकता, वो पैसा आपका लूटने आया है। इसलिए ये भी समझदारी दिखानी है कि हमारा पैसा गलत जगह लालच में आकर नहीं लगाना है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है पैसा कहां लगाएं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना जुड़ाल साहब, हमें ये पता होना चाहिए पैसा कहां कहां लगाएं हम। तो पहली कैटेगरी जहां पटेल साहब जहां पैसा लगा सकते हैं उसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट हैज गॉट सम स्मॉल सेविंग स्कीम्स। मैं 4-5 स्कीम बताऊंगा। सबसे पहली स्कीम जो गवर्नमेंट की मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, पता नहीं पटेल साहब आपने उसमें खाता खुलवाया नहीं खुलवाया है, जुड़ाल साहब ने जरूर खुलवाया होगा, और नहीं खुलवाया तो गलती की पटेल साहब, आप वो गलती मत करना। उस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। यस सर। पीपीएफ बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, और ये बड़ी रेयर स्कीम है जहां टैक्स नहीं लगता, बल्कि टैक्स में रिबेट और मिलती है जब आप पैसा जमा कराते हो। तो पीपीएफ अकाउंट मेरा मानना है जुड़ाल साहब, हर मिडिल क्लास का, सैलरी क्लास का पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। और पटेल साहब आपका ही नहीं, आपके मिसेज का भी खुलवाइए, अगर आप उनका नहीं है तो आपके बच्चों का भी खुलवा सकते हैं, माइनर का भी खुलवा सकते हैं, अंडर गार्डियनशिप। इसमें मिनिमम 1,000 रुपए डालना पड़ता है 1 साल में, लेकिन उसका मतलब नहीं है कोई, आपको हर साल 1.5 लाख रुपए डालना है, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 1.5 lakhs is the maximum limit in PPF which you can deposit every year. और एक छोटी सी बात और बता दूं, कोशिश कीजिए जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है पटेल साहब, तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ही 1.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। उसका फायदा ये होगा, पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने बाद में पैसा जमा कराया तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं आपको जुड़ाल साहब, मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है और उसने पीपीएफ का अकाउंट खोला और हर साल वो 1.5 लाख रुपए डाल रहा है, और आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है पटेल साहब। जब वो 45 साल का हो जाएगा, उसके पास पीपीएफ अकाउंट का कॉर्पस होगा 41,28,000 41,28,000 को भी कुछ नहीं है पटेल साहब, आगे बात और सुनो अभी तो। 41,28,000 पहले 15 साल में होंगे। इस पीपीएफ में एक और प्रोविजन है, 15 साल बाद 5-5 साल के लिए इसकी स्कीम को आप बढ़ा सकते हैं। तो आपने 45 साल पे 5 साल के लिए स्कीम बढ़ा दी और अब 1.5 लाख रुपए हर साल डाल रहे हैं। फिर 50 साल के हो गए, फिर 5 साल के लिए बढ़ा दी, फिर 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं। फिर 55 साल के हो गए, फिर बढ़ा दी 5 साल, 1.5 लाख रुपए डाल रहे हैं। जब आप 60 साल जाएंगे
पटेल साहब आपके पास पीपीएफ अकाउंट का अकोमोलेशन होगा 1,88,00,000। पहले 15 साल में 41,28,000, अगले 15 साल में ये बढ़कर हो गया 1,88,00,000। कैसे हो गया? एक तो 41 लाख पे हर साल आपको ब्याज मिलता रहा, और फिर ब्याज पे ब्याज मिलता रहा, और दूसरा जो आपने कंट्रीब्यूट करते रहे 1.5 लाख रुपए, उसपे भी ब्याज मिलता रहा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बदौलत ही आपको इतना पैसा हुआ। इसलिए फिर दोबारा बोलता हूं, मैं तो प्रिंसिपल साहब, आपके जो यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको राय दीजिए, जिनका भी पीपीएफ अकाउंट नहीं है, जल्दी से जल्दी पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं। ये बहुत अच्छी योजना भारत सरकार की है। इसमें टैक्स रिबेट और मिलता है। जब आप 1.5 लाख रुपए डालते हैं तो 80 में आपको रिबेट और मिलेगी, और जो आपको 41 लाख मिलेंगे या 1,88,00,000 मिलेंगे पटेल साहब, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स फ्री है, ये प्योरली टैक्स, इसमें कोई टैक्स नहीं है। ये भारत सरकार की रेयर स्कीम है। अदरवाइज ज्यादातर स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे मैंने एफडी की बात की थी आपसे, तो सबका पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। मैं सैलरी क्लास की बात कर रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी की या अडानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। सही बात है। मध्यम वर्गीय लोगों का पीपीएफ अकाउंट जरूर होना चाहिए। दूसरी, अब मैं केवल नाम बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। भारत सरकार के दूसरी स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, जहां पैसा लगा सकते हैं। तीसरी स्कीम का नाम है किसान विकास पत्रा, किसान विकास पत्रा। चौथी स्कीम का नाम है आरबीआई बॉन्ड्स। आरबीआई भी समय समय पर आपसे लोन लेती है, आपको शायद पता नहीं होगा पटेल साहब, और आपको आज भी आरबीआई 7.80% ब्याज दे रही है। तो वहां आप आरबीआई बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार भी आपसे लोन लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर आपसे लोन लेती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर, पहले हमारे लिए जुड़ाल साहब, हमारे लिए मुश्किल था, हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमियों का पैसा लगाना, लेकिन 2 साल पहले आरबीआई ने एक नई वेबसाइट खोली है, उसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ये वेबसाइट है, जहां जाकर एक बार अपना पटेल साहब रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो इंफॉर्मेशन मांगती दे दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसमें डालते रहिए। आज भी करीब करीब 7.90% रिटर्न आ रहा है। फिर कुछ बैंक की योजनाएं हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं हैं, वहां भी आप पैसा लगा सकते हैं। इन सारी योजनाओं में पटेल साहब एक फायदा है, एक नुकसान है। फायदा यह है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। जितना भारत सरकार ने आपसे वादा किया है, आपको इंटरेस्ट देगी। आपको जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी, जितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको 100% भारत सरकार देगी, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन नुकसान ये है पटेल साहब, रिटर्न हमेशा रीजनेबल मिलेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि जुड़ाल साहब, इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा ये है, मोर रिस्क मोर रिवार्ड, लेस रिस्क लेस रिवार्ड। अगर आप केवल रिस्क लेना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है, मत लीजिए, लेकिन फिर आप ज्यादा रिवार्ड की अपेक्षा मत कीजिए। देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न व्हेन यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए रिटर्न रीजनेबल है, विदाउट एनी रिस्क। एक और योजना के बारे में पटेल साहब आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता नहीं आपके घर में बेटी है या नहीं है, लेकिन जो भी हम पार्टिसिपेंट बैठे हैं, उनके घर में अगर बेटी है और बेटी की उम्र 10 साल से कम है, ये कंडीशन है उसकी, अगर बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो एक भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है पटेल साहब, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या, और जुदाल साहब, अगर आपकी बेटी बड़ी हो गई हो, तो आपकी बेटी की बेटी होगी, आपके बेटे के बेटे होंगे, या जो भी रिश्तेदार के किसी की बेटी है, छोटी बेटी है, उसका इस योजना में जरूर खाता खुलवाइए। ये बहुत अच्छी योजना है और केवल बिटियाओं के लिए बनाई गई है, ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड। और इसमें आज भी भारत सरकार पटेल साहब 8.20% इंटरेस्ट दे रही है, जो सबसे ज्यादा है, और टैक्स भी नहीं लगता। तो हर बिटिया का खाता सुकन्या समृद्धि में होना चाहिए। इसमें भी वही, आप हर साल 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं मैक्सिमम। जब बिटिया 18 साल की हो जाएगी,
जब बिटिया 18 साल हो जाएगी तब जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसका आधा पैसा आप निकाल सकते हैं बिटिया की हायर एजुकेशन के लिए। और जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी उसके बाद शादी के लिए, जब आपको शादी करनी है, बाकी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। ये सारी जो मैंने योजनाएं बताई ये भारत सरकार की है। और फिर दोबारा बोल देता हूं, रिटर्न इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जुड़ाल साहब, लेकिन कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, युवा लोगों को रिस्क भी लेनी चाहिए। मैं ये बात जुड़ाल साहब को नहीं कह सकता, लेकिन जो युवा लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल तक, उनको रिस्क लेना चाहिए। क्यों? कि उनका मकसद एक होना चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट पर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना है। लेकिन जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जैसे मैं हो गया पटेल साहब, मेरा माइंडसेट बदल गया है। मुझे रिटर्न से, मैं रिटर्न कंप्रोमाइज कर सकता हूं लेकिन सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे पैसे की सुरक्षा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अब रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो युवा लोग हैं जुड़ाल साहब, जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सुरक्षा की बात कम सोचें, रिटर्न की बात ज्यादा सोचें। और जो मेरे जैसे लोग हैं वो सुरक्षा की बात ज्यादा सोचें, रिटर्न की बात कम सोचें। तो उम्र के अनुसार हमारा सोच बदलता रहता है, बदलना चाहिए। तो जहां अब दूसरी कैटेगरी जहां पैसा लगा सकते हैं पटेल साहब, वो है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। अब इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, इसमें फायदा भी हो सकता है लेकिन रिस्क है। प्रॉपर्टी कभी डाउन भी जा सकती है। फिर प्रॉपर्टी जब चाहेंगे जब बेच पाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। कितना फायदा होगा कोई जरूरी नहीं है। और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए आजकल बहुत परेशानी आती है। पहली बात तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत दिक्कत आती है। आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको ब्रोकर का कमीशन देना पड़ता है, और बहुत चीजें देनी पड़ती है। उसके बाद प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए पटेल साहब। 10, 15, 20 लाख में, 50 लाख में पालमपुर में भी आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। छोड़ दीजिए बड़े शहरों की बातें, वहां तो 5 करोड़ में भी आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन छोटे शहरों में भी आजकल 50 लाख में भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। तो प्रॉपर्टी एक ऑप्शन है आपके पास। मैं पटेल साहब को छोड़ रहा हूं, कितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लीव इट टू यू। थर्ड कैटेगरी जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं पटेल साहब, वो है गोल्ड। और आप सब जानते हैं पटेल साहब, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हमारी कमजोरी रही है। और ये आज नहीं है पटेल साहब, जनरेशन से चला आ रहा है। हर भारतीय परिवार, विशेष तौर पर जो आपकी फीमेल फैमिली मेंबर्स है, जुड़ाल साहब को जरूर एक्सपीरियंस होगा। हमारी सही फीमेल है। फैमिली मेंबर्स को एक ही चीज चाहिए जिंदगी में, और दो ही लोगों से प्यार करती है। पता नहीं जुड़ाल साहब को एक्सपीरियंस है नहीं है, मैं मेरा कड़वा एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। नहीं, सही है। घर में जो महिलाएं हैं, दो ही चीजों से प्यार करती है। एक अपने बच्चों से, दूसरा अपने गोल्ड से। पति गलत फहमी ना पाले कोई, हस्बैंड गलत फहमी में ना रहे कि आपकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। सिर्फ मजाक की बात अलग थी। लेकिन गोल्ड हमारे फैमिलीज में हिस्टोरिकली एक सेफ्टी वाल्व रहा है, एक सेफ्टी वाल्व रहा है हमारे। हर परिवार चाहता था मेरे पास गोल्ड हो, अगर कोई परेशानी आए तो उस गोल्ड को मैं बेचकर उसको ले सकूं। लेकिन हम अब तक पटेल साहब गोल्ड को फिजिकली लेते थे, ज्वेलरी ले ली, या कभी ब्रिक्स ले ली, बिस्किट ले लिए। लेकिन ज्वेलरी के रूप में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड लेना पटेल साहब घाटे का सौदा है। इस चीज को आप समझ लीजिए। क्यों? मान लीजिए आज आपने ज्वेलरी ली, 10 तोले की कोई ज्वेलरी ले ली, 60,000 की रेट है। 10 साल बाद ज्वेलरी की, गोल्ड की कीमत 80,000 हो गई। आप बेचने जाएंगे तो ज्वेलर बोलेगा सब ले लूंगा, लेकिन इस पे 30% कट कटेगा मेकिंग चार्जेज का, आपको 70% ही मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है, 25, 30, 35% तक वो मेकिंग चार्जेस कट कर लेते हैं। इसलिए ज्वेलरी लेना घाटे का सौदा है पटेल साहब। घर में जाके आज समझाइए अगर समझ जाए तो। और और अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो एक और परेशानी है, घर में रखोगे रात को नींद नहीं आएगी, घर में सोना पड़ा हुआ है। और अगर आप लॉकर में रखोगे पटेल साहब तो लॉकर के चार्जेस देने पड़ेंगे, एनुअल चार्जेस।
इसलिए सरकार एक बहुत अच्छी योजना हम सबके लिए लेके आई है, आप सब नोट कर लीजिए, और मैं चाहता हूं उस योजना के बारे में जरूर सबको जानकारी होनी चाहिए पटेल साहब। उस योजना गोल्ड का बॉन्ड। नाम है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जुलाल साहब को पता है? सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की, बहुत अच्छी योजना है। इसमें भारत सरकार कहती है कि अब आप सोने की ज्वेलरी मत लीजिए, गोल्ड को डिजिटली खरीदिए। यहाँ डिजिटल आपको गोल्ड मिलेगा, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। और इसमें भारत सरकार आपको 3 फायदे दे रही है पटेल साहब। पहला फायदा है, जितना पैसा आप इस स्कीम में लगाएंगे जुड़ाल साहब, उस पे 2.5% ब्याज मिलेगा एवरी ईयर। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया पटेल साहब, तो हर साल 2,500 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। दूसरा फायदा, जो बड़ा फायदा है, मान लीजिए आज आपने इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, जब सोने की कीमत 60,000 रुपया है 10 ग्राम मान लेते हैं, और इसका टेन्योर जो है जुड़ाल साहब वो है 8 साल का। 8 साल बाद मान लीजिए सोने की कीमत 80,000 रुपए हो जाती है 10 ग्राम की। पटेल साहब, सोने की कीमत नहीं घट रही है, पिछले 30-40 सालों से लगातार बढ़ रही है। तो मान लेते हैं अगर 8 साल बाद सोने की कीमत 80,000 हो जाती है, तो भारत सरकार आपको 80,000 के अनुसार पैसा वापस करेगी। जितने सोने की कीमत बढ़ी है वो भी वापस करेगी, 2.5% ब्याज भी देगी, और तीसरा फायदा इसमें यह होगा, इसमें टैक्स नहीं लगता है। जो आपको फायदा हुआ सोने की कीमत बढ़ने का और ब्याज का, उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, उसमें बहुत कम टैक्स लगता है या नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी योजना है, 8 साल की योजना है। और पटेल साहब, मैं आपको बता दूं, 2015 में योजना पहली बार चालू हुई थी, और अभी 2023 में ये जो 15 में जिन्होंने पैसा लगाया था, उनके 8 साल अभी नवंबर 2023 में हुए हैं जुड़ाल साहब। और यस सर। जिन्होंने 100 रुपया लगाया था पटेल साहब, उनको वापस मिला है 228 रुपए। जिन्होंने 100 रुपया लगाया था उनको वापस मिला है 228 रुपए। और भारत सरकार की योजना है, प्राइवेट नहीं है, और 228 पे टैक्स भी नहीं लगा है। तो सोवरीन गोल्ड बॉन्ड अच्छी स्कीम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। ये योजना हमेशा चालू नहीं रहती है, 3 महीने में एक बार आती है, केवल 1 वीक के लिए। और लकीली अभी फरवरी में आने वाली है। आप अखबार में, अगर अखबार में पढ़ेंगे, नेट में पढ़ेंगे, तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लास्ट में जहां पैसा लगा सकते हैं पटेल साहब, वहां है शेयर बाजार। और पटेल साहब, आपको पता है, इंडिया में शेयर बाजार आप गुजराती चला रहे हैं। इंडिया में अगर कोई शेयर बाजार चला रहा है तो गुजराती और अहमदाबाद चला रहा है। और ये इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये शेयर बाजार में जितनी पकड़ आपकी है, फिर दूसरा मारवाड़ी है, आप फिर सेकंड नंबर पे मारवाड़ी आता है, लेकिन पहले नंबर पे गुजराती आता है। लेकिन शेयर बाजार के बारे में पटेल साहब ये कहा जाता है, अरे ये सट्टे बाजारी है, पता नहीं कब मार्केट चढ़ता है, कब नीचे गिरता है। और विशेष तौर पर जुडाल साहब और मेरे जैसे पढ़ाई जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो डरते हैं, अरे बाबा ऐसा नहीं हो मेरा पैसा डूब जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं पटेल साहब, शेयर बाजार सट्टे बाजारी नहीं है। मैंने 20 साल सेबी में काम किया है। मैं एज ए जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 2019 में। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, शेयर बाजार सट्टा बाजारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये नॉलेज बेस्ड मार्केट है। और जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, उनको कभी डायरेक्ट शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा आकलन है। तो अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहिए। और डायरेक्ट पैसा कैसे लगाते हैं पटेल साहब? या तो कंपनी का आईपीओ आता है, नए शेयर आते हैं, वहां उसमें पैसा लगा सकते हैं, या किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। मार्केट का मतलब एक्सचेंजेज हैं, 2 एनएससी बीएससी, वहां जाके आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन फिर कहता हूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है जब आप शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, उस तरीके का नाम है पटेल साहब म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग।
ये डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है पटेल साहब, इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यहां आप सीधा पैसा नहीं लगा रहे हैं, अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, और जिनको दे रहे हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, और उनको टेक्निकल भाषा में फंड मैनेजर कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे पटेल साहब मैं तो समझदार हूं, मैं मेरा पैसा क्यों दूं किसी तीसरे आदमी को? तो तीन तीन रीजन आपको बता रहा हूं। पहला रीजन है मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन जिनको मैं पैसा दे रहा हूं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें मार्केट की, वो खुदा नहीं है, मार्केट के भगवान नहीं है, इस मार्केट में कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपर्ट हैं, मेरे मुकाबले उनको ज्यादा ज्ञान है। दूसरा कारण, मेरे पास समय नहीं है, मैं फुल टाइम जॉब करता हूं, फिर मेरी फैमिली ओब्लिगेशंस है, मेरे पास टाइम नहीं है। उनके पास आपका पैसा संभालने के लिए 24 आवर है, वो यही काम करते हैं। और तीसरी बात, मुझे इन्वेस्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है। इन तीन रीजन से मेरा पैसा मैं उन्हें दे रहा हूं, लेकिन पर्पज बड़ा साफ है, मैं आपको मेरा पैसा दे रहा हूं, मेरे पैसे को जिस स्कीम में लगा रहा हूं उस स्कीम के कंटोर के अनुसार उसको लगाइए, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाकर मुझे वापस कीजिए। और इस काम के लिए उन्हें कमीशन भी मिलता है, स्वाभाविक वो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ कमीशन भी मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये चिट फंड नहीं है, ये प्योर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय सेबी। हर म्यूचुअल फंड की हर स्कीम को सेबी बहुत अच्छी तरह देखता है कि कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई कोई और कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा है जो इन्वेस्टर के खिलाफ जाती हो। म्यूचुअल फंड इज ए रेगुलेटेड प्रोडक्ट, इट इज नॉट अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट। पॉन्जी स्कीम एंड चिट फंड्स आर पटेल साहब आर अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, बट म्यूचुअल फंड इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। वहां कमीशन भी बाकायदा सेबी ने डिसाइड किया हुआ है कि कितना कमीशन वो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज ए इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तीन ब्रॉड कैटेगरी म्यूचुअल फंड में होती है। पहली कैटेगरी है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में पटेल साहब आपका पैसा कंपनियों के इक्विटी शेयर्स में लगाया जाएगा, वहां रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इक्विटी शेयर चढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, वहां रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवार्ड भी ज्यादा है। वहां आपको रिवार्ड मिलने की संभावना ज्यादा है, गारंटी नहीं दे रहा हूं आपको, कोई गारंटी नहीं है, अगर वो गारंटी वर्ड यूज करता है तो गलत बोल रहा है, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज, वहां प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको ज्यादा फायदा हो। और पटेल साहब ज्यादातर इक्विटी फंड ने पिछले 10 सालों में 15 से 18% एवरेज रिटर्न दिया है एनुअल, ज्यादातर ने, किसी ने 12 भी दिया हो, किसी ने 25 भी दिया होगा, मैं एवरेज बोल रहा हूं 15 से 18% रिटर्न दिया है, लेकिन रिस्क है। और और म्यूचुअल फंड का जो सबसे बेहतरीन तरीका यह है, लंबे समय के लिए पैसा लगाइए, शॉर्टकट मत डालिए, आज पैसा डाला कल निकाल लिया, फिर डाला फिर निकाल, नहीं, यू हैव टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जितने लंबे समय तक पैसा लगेगा पटेल साहब, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, योर मनी विल कीप मल्टीप्लाइंग। तो और मैं विशेष तौर पर आप जैसे लोगों को, स्टूडेंट को समझाना चाहता हूं, जितने लंबे पैसा लगाएंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। तो पहली कैटेगरी है इक्विटी फंड, ये उन लोगों के लिए जो यंग हैं, आप जैसे लोग हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी है। दूसरी कैटेगरी है डेट फंड। पटेल साहब डेट फंड में आपका पैसा कंपनियों को कर्जा दिया जाता है, कंपनियों के शेयर्स में नहीं लगाया जाता, डिफरेंस बड़ा क्लियर है। वहां इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है, यहां कंपनियों को कर्जा दिया जाता है। और डेट फंड मेरे जैसे जुड़ाल साहब के लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है। माफ कीजिए जुड़ाल साहब, मैं आपको मेरे साथ जोड़ रहा हूं, आप मेरे से यंग है, मैं जानता हूं आपको, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि आप डेट फंड में रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड भी कम है।
एक तीसरी कैटेगरी और होती है पटेल साहब, इसे बोलते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड में आपका कुछ पैसा इक्विटी फंड, इक्विटी में जाएगा, कुछ पैसा डेट में जाएगा। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा रिवार्ड भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप रिस्क कवर भी कर रहे हैं, अपनी रिस्क कवर भी कर रहे हैं। तो मैं एक ब्रॉडली कैटेगराइज करता हूं, 40 साल तक के लोगों के लिए इक्विटी फंड सूटेबल है, 40 से 55 साल तक के लोगों के लिए हाइब्रिड फंड सूटेबल है, और 55 साल के बाद ज्यादातर अब हमारा पैसा डेट फंड में होना चाहिए। लेकिन 40 साल के पहले पहले आपका 80-90% पैसा इक्विटी फंड में होना चाहिए। क्यों? कि आप रिस्क ले सकते हैं, आप युवा हैं। तो म्यूचुअल, और फिर इसके इक्विटी फंड में कई कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल फंड, थेमेटिक फंड। वो टाइम नहीं है बड़ा डिटेल में बताता मैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगली बार अगर जुडाल साहब कहेंगे तो हम 2 घंटे अलग से बात करेंगे कभी, जब हर चीज डिटेल में बात करूंगा मैं। ऐसे ही डेट फंड में कैटेगरीज है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, नॉर्मल फंड। ऐसे ही हाइब्रिड फंड में भी है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हर तरह के रिस्क एपिटाइट के इन्वेस्टर्स के लिए कैटेगरीज बनाई गई। म्यूचुअल फंड की जो ब्यूटी है पटेल साहब, यहां हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए स्कीम अवेलेबल है। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी फंड अवेलेबल है। जो कम रिस्क ले सकते हैं, हाइब्रिड फंड अवेलेबल है। जो बहुत कम रिस्क ले सकते हैं, डेट फंड अवेलेबल है। इस तरह से ही टाइम होराइजन के अनुसार भी स्कीम अवेलेबल है। आपको केवल एक रात के लिए पैसा लगाना है, रात को लगाना है, सुबह निकाल देना है, ओवरनाइट फंड्स अवेलेबल है। आपको केवल 1 वीक के लिए पैसा लगाना है, 10 दिन के लिए पैसा लगाना है, 1 महीने के लिए पैसा लगाना है, लिक्विड फंड अवेलेबल है। आपको केवल 3 महीने से 6 महीने के लिए पैसा लगाना है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड अवेलेबल है। आपको केवल 6 महीने से 12 महीने के लिए पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म डेट फंड अवेलेबल है। 3 साल से 5 साल के बीच लगाना है, अलग डेट फंड अवेलेबल है। 5 साल के ज्यादा के लिए लगाना है, अलग डेट फंड अवेलेबल है। तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार स्कीम अवेलेबल है, आपके टाइम होराइजन के अनुसार स्कीम्स अवेलेबल है। तो अगर आपका स्कीम का सिलेक्शन सही है तो निश्चित तौर पर आपको जो आपकी अपेक्षा है वो पूरी होगी। और सिलेक्शन सही कैसे करें, एक वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूं, सब नोट कर लें। मिस्टर सब्जार जरा नोट आप लिख के भी दे दीजिए, अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे ये। उस वेबसाइट का नाम है म्यूचुअल फंड सही है। ये एमफी ने वेबसाइट खोली है, इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी है पटेल साहब, सारी इंफॉर्मेशन A to Z। म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितनी स्कीम्स हैं, कितनी तरह की स्कीम्स हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, किस स्कीम में कितना रिस्क है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये एमफी ने डेवलप की है फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। और इसमें छोटे छोटे वीडियोज हैं। और पटेल साहब, इसमें लोकल लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है, गुजराती में अवेलेबल है, उड़िया में अवेलेबल है, तमिल में अवेलेबल है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके वेबसाइट पे जाइए, जब भी समय मिलता है धीरे धीरे पढ़ना चालू कीजिए। फिर 1 महीने में, 2 महीने में जब आप पढ़ने आपको लगा कि नहीं ठीक है, अब मैं थोड़ी नॉलेज हो गई है, तब आप स्कीम सेलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का नौकरी पेशा लोगों के लिए, आप जैसे मेरे लोगों के लिए पटेल साहब, जो सबसे अच्छा तरीका है वो है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जादू है पटेल साहब। और ये SIP कुछ भी नहीं है, रिकरिंग अकाउंट जैसे बैंक में खोलते हैं, हर महीना कुछ पैसा डालते हैं, उस तरह से SIP है। हर महीना कुछ पैसा हम डाल रहे हैं। और SIP इक्विटी फंड में भी खोल सकती है, SIP हाइब्रिड फंड में भी खुल सकती है, SIP डेट फंड में भी खोली जा सकती है। थोड़ा थोड़ा पैसा आप डालकर अगर लंबा SIP चलाते हैं तो इतना बड़ा पैसा हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं पटेल साहब आपको। मान लीजिए किसी 20 साल के आदमी ने
किसी अच्छे इक्विटी फंड में 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की, मतलब हर महीना वो 500 रुपया उस इक्विटी फंड में डाल रहा है, और कहीं कुछ नहीं करना, सब चीजें आजकल ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन, आपको कहीं आना जाना नहीं है, एक बार मैंडेट देना पड़ता है, हर बार आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, केवल आपके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। हर महीना आपकी जब अकाउंट से पैसा जा रहा है, 20 साल की उम्र में आपने एसआईपी चालू की और 40 साल तक लगातार चलाई, केवल 500 रुपया, केवल 500 रुपया। जब आप 60 साल के हो जाएंगे पटेल साहब, आपके पास कॉर्पस बनेगा 41,38,000 रुपए, 41,38,000 बाई इन्वेस्टिंग ओनली 500 रुपीज ए मंथ। और ये मैंने 12% एवरेज रिटर्न से कैलकुलेट किया है, जबकि म्यूचुअल फंड ने 15 से 18% रिटर्न दिया है, लेकिन मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है मेरी, केवल 12% से है। लेकिन एक और नया तरीका है पटेल साहब, और मैं चाहता हूं आपको वो तरीका अपनाना चाहिए, और वो तरीका क्या है, हर साल आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले साल आपने 500 रुपए से स्टार्ट किया, अगले साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, अगले साल आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, उस एसआईपी के अमाउंट को 10% बढ़ा दीजिए, मतलब सेकेंड ईयर में उसको 550 कर दीजिए, थर्ड ईयर में फिर 550 पे 10% बढ़ा दीजिए। ऐसे हर साल आप 10-10% एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया पटेल साहब, 20 साल में जिसने एसआईपी खोली थी 500 रुपए से, हर साल 10% बढ़ाता रहा, जब वो 60 साल का हो जाएगा पटेल साहब, उसके पास अमाउंट होगा 1,89,00,000, 1,89,00,000। तो अगर फ्लैट एसआईपी रखते हैं तो 41 लाख, अगर एसआईपी बढ़ाते रहते हैं तो 1,89,00,000। और एसआईपी बहुत बड़ा मैजिक है। और पटेल साहब, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, आप जैसे बहुत लोगों को जानता हूं, जिन्होंने एक नहीं 5-5, 6-6 एसआईपी स्टार्ट की हुई है, नॉट वन बट 5-6 एसआईपी, एंड ऑल एसआईपी आर टारगेट ओरिएंटेड। एक एसआईपी से घर लेना है, एक एसआईपी से गाड़ी लेनी है, एक एसआईपी से विदेश में घूमने जाना है, एक एसआईपी से बच्चों की पढ़ाई करवानी है 25 साल बाद में, एक एसआईपी से बच्चे की शादी करनी है, और लास्ट एसआईपी से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है। तो यू कैन हैव मल्टीपल एसआईपी। जितनी जल्दी एसआईपी स्टार्ट करेंगे और जितना लंबा चलाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो आप समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। यस, मैं आपको बताता हूं फंड मैनेजर कैसे बनेंगे, लास्ट में बताएंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन एसआईपी जल्दी से जल्दी चालू कीजिए और लंबा चलाइए। म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पटेल साहब, समय नहीं है, अगली बार कभी आपने मौका दिया तो हम आगे कभी बात करेंगे। लास्ट में 2-3 बातें कहना चाहता हूं बस। कभी भी लालच में आकर अपना पैसा पोंजी स्कीम चिट फंड में मत लगाना। लाखों लोग डूब गए हैं लालच में आकर, उन्होंने पैसा लगा दिया, वो पैसा बर्बाद हो गए। कोई भी आपको जल्दबाजी में पैसा नहीं डबल करेगा, मैं आपको फिर से कह देता हूं। और अगर आप लालच में आए तो गलती है आपकी। और ज्यादातर पैसा पटेल साहब पता है कौन लगाते हैं? जो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपका दूध वाला, आपका सब्जी वाला, आपका रिक्शे वाला, आपका मेड सर्वेंट, आपका ऑटो वाला, वो बेचारे ज्यादा समझते नहीं, उनको लालच रहता है कि मेरा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, और वो पैसा उनका डूब जाता है। इसलिए पटेल साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और प्रिंसिपल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके अपने फैकल्टी के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा आपके पालनपुर में एक कैंपेन चलाइए। उन लोगों को समझाइए कि कभी भी लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाना। जल्दबाजी में पैसा डबल नहीं होता है, बल्कि पैसा डूब जाता है। और अगर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना पैसा बैंक में रखिए, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखिए, कम से कम उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। रिटर्न कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं डूबेगा। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं पटेल साहब, और मैं प्रिंसिपल साहब, जुड़ल साहब को भी कहना चाहता हूं, ये आपकी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन लोगों के प्रति इस बात को आगे बढ़ाइए। और आखिरी में केवल 2 बातें कहना चाहता हूं पटेल साहब, और मैं सब लोगों का अटेंशन भी चाहता हूं इन दोनों बातों पर। पहली बात पटेल साहब,
प्रॉस्पेरिटी इज योर राइट, समृद्धि हमारा अधिकार है, ये भीख नहीं है, कोई हमें भीख देगा। एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट राइट टू बी प्रॉस्पर, हर आदमी का अधिकार है कि हम और समृद्धि से मेरी डेफिनेशन मुकेश अंबानी बनना नहीं है। समृद्धि से मेरी डेफिनेशन है पटेल साहब, मेरे पास पैसा हो मेरी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए, और अपने कुछ सपने हैं वो पूरे करने के लिए, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, यही मेरी समृद्धि है और ये मेरा अधिकार है। और एक बात और जोड़ दूं मैं पटेल साहब, यहाँ प्रॉस्पेरिटी इज नॉट लक, ये भाग्य नहीं है। हम इंडियंस भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, जो मैं मानता हूं गलत है। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट लक सर, इट इज एन एफर्ट, ये प्रयास है, ये मेहनत है। आप और हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। और इट इज ए लॉन्ग रन बैटल, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, 15 20 25 साल मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल सर्टेनली बी प्रॉस्पर। कोई आपको रोक नहीं सकता, अगर आप सही समझदारी से पैसा बचाएंगे और सही निवेश करेंगे तो। और आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूं, बदकिस्मती से पटेल साहब, अगर कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है जो इसको सोचता है कि आई एम नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम ए वेल्थी फैमिली, मैं बड़े घर से नहीं हूं, मैं संपन्न परिवार से नहीं हूं, पटेल साहब उसको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं है। बर्थ इन ए पुअर फैमिली इज नॉट ए कर्स एट ऑल। आज से ये बात हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। बर्थ इन ए पुअर फैमिली इज नॉट ए कर्स एट ऑल पटेल साहब, बट लिविंग एज पुअर एंड डाई एज पुअर इज ए कर्स। गरीब होकर जिंदा रहना, गरीब होकर मरना अभिशाप है, वो हम सब दूर कर सकते हैं अगर हम अपने पैसे को सही संभालेंगे, शुरू से संभालेंगे, सही बचाएंगे, सही निवेश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप हम सब समृद्ध होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जुड़ाल साहब अभी हैं, हेलो सर। सर कुछ क्वेश्चन है। आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए बताइए। पहले क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा आप अपनी ओपिनियन अगर सेशन के बारे में दें तो अच्छा रहेगा। हाँ राणा साहब नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, participants are now invited to give their comments and feedback on this session. Anyone? Hello. हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि क्या एसआईपी में हम चेंज कर सकते हैं? निश्चित तौर पर चेंज कर सकते हैं। एसआईपी को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करनी चाहिए। सही। एसआईपी को लंबा चलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी आ जाती है टेम्परेरी एसआईपी को बंद कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी को कोशिश करनी चाहिए कि लंबा चलाएं। फंड मैनेजर के बारे में पूछ रहे हैं सर। हाँ, फंड मैनेजर मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर, फंड मैनेजर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सीए बनना पड़ेगा, सीएफए बनना पड़ेगा, ये और रिसर्च में जाना पड़ेगा, मतलब बहुत, मतलब आपको डिग्रियां लेनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी आदमी फंड मैनेजर नहीं बनता है। उसके लिए आपको बहुत एक हाई लेवल का आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए, और दैट यू कैन टेक। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ का फंड मैनेजर, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी अपने प्रोफेशनली आपको एक्सेल करना पड़ेगा। सही। आपको किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना पड़ेगा फाइनेंस में, या सीएफए करना पड़ेगा, या सीए करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न किसी का? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम। ये स्मॉल केसेस कैसे रहते हैं? सर ये स्मॉल केस एक तरीका है जहां कुछ लोग आपको 4-5 शेयर बनाकर दे देते हैं कि इनमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ओके। अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड में ही जाता है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, उसमें म्यूचुअल फंड में नहीं जाता, वो डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल केस इज ए प्रपोजिशन where some advisors are giving you a set of some stocks, 4, 5, 8, 10,
वो आपको, और आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कमीशन भी मिलता है, बस जो आपको प्रॉफिट बराबर। होता है उसको कमीशन मिलता है। दूसरी बात सर, जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ज्यादा कंपनीज हो, या फिर कुछ उसमें कुछ ध्यान रखना चाहिए? जैसे देखिए आप साहब, अभी मैं समझ गया आपकी बात। जितनी ज्यादा कंपनीज होगी म्यूचुअल फंड स्कीम में, उतनी आपकी रिस्क स्प्रेड हो जाएगी। बेसिकली सही, क्या होता है, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए, आपने रिलायंस के शेयर ले लीजिए, आपने किसी कंपनी के एक शेयर ले लीजिए, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे लाखों आदमी उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो वो जो फंड मैनेजर है, रिलायंस भी लेगा, अडानी भी लेगा, ये भी लेगा, वो 50 कंपनियां लेगा, तो उसमें सही है। रिस्क स्प्रेड हो गई। बाई चांस कोई कंपनी कम चली, 50 कंपनियों में से 5 कंपनी कम चली, 45 कंपनी अच्छी चली, तो रिटर्न आ गया। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल का इन्वेस्ट किया और वो कंपनी नहीं चली, तो आपको बहुत स्ट्रेस में आप आ जाएंगे। ये म्यूचुअल फंड का फायदा है कि वहां स्प्रेड हो जाता है। सही। एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरी ओर से। सपोज मैंने अभी ये कोई एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया है, और मैं रिसर्च भी करता हूं कि इस म्यूचुअल फंड से ज्यादा दूसरा कोई म्यूचुअल फंड रिफंड दे रहा है, तो क्या हमें वो शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर जो म्यूचुअल फंड ने सिलेक्ट किया है उस पर ही एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए? सर बार बार म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फंड 1-2 साल तक लगातार रिटर्न कम दे रहा है और उसके कंपैरिजन में दूसरे फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, कम से कम आपको कोई, कई बार क्या होता है, कुछ फंड टेम्परेली डाउन रहते हैं, फिर वो ऊपर उठ के आ जाते हैं। सही है। बार बार अगर आप चर्निंग करेंगे तो बेसिकली आपको चर्निंग कॉस्ट आएगी। सही है सर। तो जल्दी नहीं करना चाहिए, पर हाँ, अगर 1-2 साल तक लगातार आपका फंड नहीं चल रहा है, दूसरे फंड चल रहे हैं उसी कैटेगरी में, देन यू हैव गॉट एवरी राइट टू स्विच फ्रॉम दैट फंड टू द न्यू फंड। लेकिन जब बार बार जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर। सपोज अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कोई म्यूचुअल फंड, तो वो जो अभी टॉप पे है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर जो नहीं टॉप पे है, मींस अभी अभी वो डाउन है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए? सर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, मतलब इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, आज जो टॉप पर है कल नीचे आ सकता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर जा सकता है। तो आज आप सपोज कीजिए, आप ऐसे फंड में लगा रहे हैं जो टॉप पर है, लेकिन कल वो नीचे जा सकता यस है, सर। परफॉर्मेंस उसकी नीचे हो सकती है। और ऐसा कई फंड के सही है साथ सर। होता है, कई फंड नीचे होते हैं, लगाड़ होते हैं, लेकिन फिर जंप कर जाते हैं, 5 साल में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। और कई फंड जो टॉप पर थे वो फिर नीचे आ गए। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि सही है सर। टॉप टॉप की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे भी टॉप रहेगा, यस और नीचे वाले की गारंटी नहीं है कि हमेशा नीचे पड़ा रहेगा। वो भी सही है। वो भी रिकवर कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला, थोड़ा सा पेशेंस रखकर चेंज देखना चाहिए। हाँ, वॉच जरूर हमेशा करते रहना चाहिए। सही यू शुड बी वॉचफुल एवरी थ्री मंथ। आप देखिए कि आपका फंड कैसा कर रहा है, और आपके फंड के कंपैरिजन में दूसरा फंड कैसे कर रहे हैं। सही है सर। तो अगर ऐसा आप करेंगे, इफ यू आर अलर्ट एंड अवेयर, आप टाइम से उसको चेंज कर सकते हैं, पर जल्दबाजी मत कीजिए, बार बार जल्दबाजी मत कीजिए। कोई ऐसा ऐसा कोई वेबसाइट हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को कि ओके ये सारा बहुत है आजकल तो सर, आजकल ओके बहुत है। मैं आपको नाम दे सकता हूँ, वैल्यू रिसर्च, ईटी मनी, ऐसे बहुत ही वेबसाइट्स हैं जहां कंपैरिजन अवेलेबल है। ये म्यूचुअल फंड सही है, इसमें भी सारे अब वो सबकी परफॉर्मेंस अवेलेबल है। ओके सर। तो ओके ओके यू हैव टू स्पेंड टाइम, टाइम आपको यस थोड़ा जरूर देना पड़ेगा। सही है। Now session is open for question answer. Anyone having any question, please. Otherwise we are closing it. Okay, sir. Before closing, let me give vote of thanks, please. So I think now nobody have any question. So on behalf of Government Engineering College Palanpur, I'm and we are very much thankful to
Suryakant Sharma sir, and sir, for giving team of government for investment, how to manage risk. Even today, I have learned so many things from this session. I'm no doubt I'm investing in mutual fund as well as in directly in market. But today I have got new information that these kind of funds are available, this kind of schemes are available. So thank you very much, sir. Hello, sir. Thank you very much. Thank you very much, Patel Saab. I am thankful to Judal Saab